देखो बच्चा, हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ एलिगेशन, इस रूल ऑफ एलिगेशन का प्रयोग लगभग हर चैप्टरों में जो मैथ के आपके होते हैं उसमें लगभग हर क्वेश्चन में, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, औसत हो गया, एवरेज, जितने भी चैप्टर हैं लगभग इस रूल ऑफ एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसको अलग से पढ़ना इसलिए ही जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर का प्रयोग लगभग सारे चैप्टरों में किया जाता है। ठीक है, तो अब रूल ऑफ एलिगेशन है क्या, समझिए। जैसे अगर आप ये समझेंगे कि मान लो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं, मान लो परचून अर्चून वाला, ठीक है, तो अब अगर परचून वाला बिजनेस करेंगे तो मान लो अब आपको क्या बेचना है, चीनी बेचनी है, ठीक है। तो चीनी की क्वालिटी अलग अलग होती, चीनी की अलग अलग क्वालिटी अलग दुकान पर अलग अलग हिसाब से मिलेगी। या कोई भी चीज़ ले लो, दाल ले लो, दाल की अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है, तो दाल आपको बेचना है तो एक बढ़िया अपन ब्रांडेड क्वालिटी की दाल लेने जा रहे हो एक दुकान पे कि यहाँ से लेते हैं कुछ, ठीक है, ब्रांडेड क्वालिटी की दाल अगर आप लेंगे तो मान लेते हैं वो 40 रुपये किलो है ठीक, हम मान लेते हैं 40 रुपये किलो शायद, ठीक है, 120 भी तुम मान सकते हो, अभी देखो छोटा आंकड़ा लेते हैं, 40 रुपये किलो मान लो चीनी है, ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की है, ठीक। दूसरी तरफ से दूसरी जो चीनी है वो मान लेते हैं 20 रुपये किलो की है, ये थोड़ी लो क्वालिटी की है। अब नहीं इसे लेने जाते हो चावल कौन वाले, कंट्रोल वाले, तो वो 20 रुपये किलो वाले हैं और ये 40 रुपये किलो वाला है, इसका चावल ज़्यादा बढ़िया है और थोड़ा पैसा बढ़िया डालोगे तो और बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। अब तुमने जब दुकान खोली तो तुमने दिमाग लगाया कि देखो ज़्यादा अगर महंगा कर देंगे हम, ठीक है, चावल, तो लोग जो गरीब वाले लोग हैं वो कहेंगे यार नहीं ले पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत सस्ता वाला अगर बेचेंगे तो स्वाद खराब बिगड़ जाएगा, कहोगे कंट्रोल वाला कहेगा ये सस्ता तो है लेकिन बढ़िया नहीं, खाने में मज़ा नहीं आता। तुमने कहा बीच का जुगाड़ लगाया, तुमने सोचा कि ऐसा करते हैं, इस दुकान से ला करके कुछ चावल लाते हैं और इस दुकान से ला करके कुछ चावल लाते हैं, अल्लाह करके करेंगे क्या, दोनों को एक के मिला देंगे। क्या कर देंगे, दोनों में एक के मिला देंगे और बना लेंगे मिश्रण। और जो बना मिश्रण है, ठीक है, उस मिश्रण को तुमने सोचा क्या, इसको बेचते हैं 30 रुपये किलो। कितने रुपए किलो बेचते हैं, 30 रुपये किलो। मेरी बात अभी समझिए, बस क्वेश्चन समझना है। हमने बताया क्या कि एक दुकान पर, ये जो पहली दुकान है, यहाँ से आप चावल जो है, यहाँ से पहली दुकान, ये दूसरी दुकान, यहाँ से आप चावल लेने गए 40 रुपये किलो मिला, ठीक है, 40 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। दूसरी दुकान से आप चावल लेने गए वो 20 रुपये किलो के हिसाब से मिला। आप दोनों दुकान से चावल ले आए, ठीक है, लाने के बाद उसको क्या कर दिया, मिश्रित कर दिया। क्या कर दिया, मिश्रित। अब मिश्रित करने के बाद जो मिश्रण बना, अब सोचा कि ये जो चावल बनो है, ये चावल का हम क्या करेंगे, 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे। किसके हिसाब से बेचेंगे, 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा कि जो ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, क्वालिटी में भी ज़्यादा ख़राब नहीं है और ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा है, सब मीडियम में है। तो जब तुमने इस तरीके से काम किया तो क्या किया, तुमने सोचा कि 30 रुपये किलो अगर एक हम बेच दें, ठीक है, लाए कि एक चावल लाओ, एक 40 रुपये किलो के एक दुकान से, दूसरा 20 रुपये किलो वाला लाओ, दोनों का मिलाए और तुम जब दुकान में अपना बेचना शुरू करो तो तुम कहो कि अब हमें खा बेचिए 30 रुपये किलो। कितने रुपये किलो, 30 रुपये। तो जो वैल्यू एक होती है उसको बीच में रखा जाता है। अब फिर करते क्या है, इस क्वेश्चन में भी ध्यान सुनना, इसमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है। इस क्वेश्चन में आप ये थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मेरे रेशियो चैप्टर पढ़ाए थे तब भी वहाँ पे आपको बताया था, मिश्रण बताया था तब भी बताया था। तो इसमें किया क्या आता है कि इस वाली वैल्यू से इस वैल्यू को घटा करके, यानी अंतर ले करके, याद रखना है, घटाना और अंतर में अलग अलग डिफरेंस होता है। अंतर लेते हैं, इसको इससे घटाएंगे या अंतर लेंगे, ये कहेंगे। तो 40 में 10 गया, कितना बचा, 10। इसको इसमें घटाएंगे यानी अंतर लेंगे तो 30 में 20 गया, कितना बचा, 10। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको काट देंगे तो रेशियो जो अनुपात निकल के आया वो 1:1 निकल के आया। मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने क्या बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक दुकान में चावल 40 रुपये किलो है, दूसरी दुकान में चावल 20 रुपये किलो है, हम उस दुकान से, पहली वाली दुकान से, यानी इस दुकान से जिसमें 40 रुपये किलो चावल है, दूसरी दुकान जो जिसमें 20 रुपये किलो चावल है, इसमें से कितना मिश्रण लेकर के आए, कितना मिश्रण लेकर के आए कि जो हम चावल बेचें वो 30 रुपये किलो के हिसाब से बिके। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 1:1। क्या निकल के आया, 1। मतलब इस दुकान से भी अगर आप 1 किलो चावल लाओ और इस दुकान से भी आप 1 किलो चावल लाओ तो मिला दो तो 2 किलो हो जाएगा। तो 1:1 में जब आप दोनों चावल लाओगे तो जो मिश्रण बना है उसको तुम 30 रुपये के हिसाब से बेच सकते हो। बात समझ पाए, क्लियर। तो रूल ऑफ एलिगेशन को कुछ जो क्रिया की जाती है वो इसी तरीके से की जाती है कि एक वैल्यू दे दी जाती है और मतलब 2 वैल्यू दी जाती है, उसमें से इनका अंतर निकाल के इधर लिख देते हैं, अंतर निकाल के इधर लिखते हैं। तो जो ये मान आता है, ये जो
अनुपात आता है। क्या आता है? ये अनुपात। ये अनुपात जो होता है हमेशा याद रखना, अनुपात मात्रा का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? ये मात्रा का अनुपात। मात्रा मतलब समझते हो कितने किलोग्राम है। ये अनुपात हमेशा मात्रा का अनुपात होता है, मात्रा का अनुपात। इतनी बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मात्रा का अनुपात होता है। एक चीज़ और देखो, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, 40 रुपये किलो पहला वाला चावल रहा है, दूसरा 20 रुपये किलो रहा है। तो इनका अगर एवरेज निकालो, 40 एवरेज निकालना आता है ना, तो दोनों को जोड़ करके, यानी टोटल संख्या है जो, उनको जोड़ करके और कुल संख्या उससे भाग लगा देते हैं। तो ऊपर कितनी वैल्यू? 40 + 20, दो संख्या है, तो 40 + 20 दो संख्याएं हैं। अब अगर दो ही वैल्यू है तो दोनों को जोड़ा और जोड़ करके उतने ही नंबर से भाग लगा देते हैं। तो औसत जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब और अच्छे से आपको बताएंगे कि कितनी तरीके से औसत निकल सकता है। तो जोड़ देंगे तो औसत कितना आ जाएगा इसका? 60 आ जाएगा। 60/2 30, यानी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा औसत? 30 आ जाएगा। तो औसत कौन सा आया ये देखो, तो यहाँ पर जो हमने लिया है ये वाला वैल्यू, ये औसत ही तो है इन दोनों का। इन दोनों का क्या है? ये औसत है। तो एक चीज़ देखिए, ये जो ध्यान से समझिए आप लोग, ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, जो यहाँ पर बीच में दिया रहता है, ठीक है, जब भी आप रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो जो बीच में वैल्यू दी होगी, ठीक है, वो या तो औसत से ज़्यादा हो सकती है, औसत से कम भी हो सकती है, या औसत के बराबर भी हो सकती है। मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने क्या बताया, जब भी आप रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो जो बीच की वैल्यू होती है वो वैल्यू औसत से अधिक भी हो सकती है, औसत से कम भी हो सकती है। मेरी बात, जितनी पॉइंट अभी बता रहे हैं उनको एक ध्यान समझिए, अभी रूल चल रहा है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो बीच वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये औसत से अधिक हो सकती है, औसत से कम भी हो सकती है, और औसत के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, कैसी हो सकती है? बराबर भी हो सकती है। 3 कंडीशन है इनमें, तीनों कंडीशन में भी अलग अलग बातें बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि जो बीच वाली जो वैल्यू दी गई है ये, ठीक है, ये औसत से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, औसत के बराबर भी हो सकती है। इसके अलावा और कौन सी बात याद रखना है आपको याद रखना कि जो बीच वाली वैल्यू होगी ये हमेशा, जो एक पहली वाली वैल्यू है, एक दूसरी वाली वैल्यू होगी, एक से तो ज़्यादा हो और एक से तो ये कम होगी। नहीं बात समझ पाए? जैसे ये देख रहे हो, इससे 30 ज़्यादा है कि नहीं, और इससे 30 कम है। तो जो ये बीच वाली वैल्यू है, लिख लेंगे चाहे इसको भी, कि जो बीच वाली वैल्यू है, हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा अपने लैंग्वेज में लिख लेना। जो बीच वाली ये वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, जिसमें आप बेचना चाह रहे हो मिश्रण करके, ये वैल्यू हमेशा, ठीक है, 1 से अधिक तथा 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक दुकान से तुम चावल लाओ 40 रुपये किलो, दूसरी दुकान से तुम चावल लाओ 20 रुपये किलो। अब तुम सोच लो कि हम चावल कौने अनुपात में लावन कि चावल का हम बेच सकन 120 रुपये किलो। कितने रुपये किलो? 120 रुपये किलो। तो अगर 120 रुपये करिए तो ये बिल्कुल अन्याय हो गया ना, क्योंकि सबसे सुप्रीम क्वालिटी वाला चावल 40 रुपये किलो मिल रहा है और तुम मिलावट वाला 120 रुपये में बेच दियो, बेचेगा का? लोग कहेंगे ऐसे बढ़िया वो 40 वाला ना खा लेन। ठीक, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है, ये इससे, इस वाली जो अधिकतम वैल्यू है उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। जो बीच वाली जो ये वैल्यू है, ये अधिकतम जो वैल्यू है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। पहली बात तो ये। हाँ, जो दूसरी वैल्यू दी गई है उससे कम हो सकती है, उससे क्या हो सकती है? कम। लेकिन जो पहली वाली वैल्यू है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। हम बस इतना याद रखना कि जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से अधिक होगी और 1 से कम। अगर कभी ऐसा आ जाए कि जो बीच वाली वैल्यू है दोनों से अधिक हो गई, तो इसका मतलब तुम्हारा रूल ऑफ एलिगेशन फेल है, मना लगेगा, सवाल गलत है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक आपको बता दें, कौन से पॉइंट और हैं? हाँ, 2 पॉइंट और याद रखना है। एक तो पॉइंट ये बता चुके हैं कि जो अनुपात आता है, यह अनुपात सदैव किसका आता है? मात्रा का अनुपात। तो ये भी पॉइंट बहुत पॉइंट करके लिख लेना इसको भी, कि रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के बाद, रूल ऑफ एलिगेशन
लगाने के बाद ठीक है, के बाद रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के बाद अनुपात सदैव मात्रा का अनुपात निकल के आता है या निकलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट और है जो आपको याद रखना है। कौन सा? ये कि जो रूल ऑफ एलिगेशन जब भी आप लगाएंगे, ठीक है, रूल ऑफ एलिगेशन जब भी आप लगाएंगे तो वो लगेगा क्रय मूल्य पर, हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है। रूल ऑफ एलिगेशन जब भी, क्रय मूल्य जानते हो ना, जब कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, तो कितने की पड़ी हो, वही होता है क्रय मूल्य। बात समझ पाए? तो रूल ऑफ एलिगेशन सदैव सीपी पर लगता है, कॉस्ट प्राइस पर लगता है। ये आपको जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला, ठीक है, लाभ और हानि वाला जो चैप्टर होता है उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी आप बस इतना याद कर लीजिए कि रूल ऑफ एलिगेशन ROF सदैव किस पे लगता है? सीपी पर। लिख लेना, क्रय मूल्य पर लगता है। अब देखो, क्रय मूल्य अगर दिया होगा तो विक्रय मूल्य अपने आप से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो आगे आपको बताएंगे अगर सवाल इससे आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, क्रय लाभ और हानि वाला। ठीक है, तो परसेंटेज के बाद लाभ और हानि आता है, तब वहाँ पे ये आपका जिक्र किया जाएगा, तब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस आपको याद रखना, ये 2 पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। कौन कौन सा? कि जो रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के बाद जो अनुपात निकल के आता है वो सदैव वस्तु की मात्रा का अनुपात होता है। दूसरा, रूल ऑफ एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो सदैव ये किस पे लगाते हैं? वस्तु के क्रय मूल्य पर लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? वस्तु के क्रय मूल्य पर हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इतनी बात आपको बता दी। और क्या बताना है? पहले आप इतना नोट कर लें, फिर उसके बाद और कुछ पॉइंट बताने हैं वो उस तरफ लिख देंगे। जल्दी से नोट कर लें। देखो, अब एक चीज़ देखो, और इसके आगे कुछ पॉइंट हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने आपको क्या बताया। देखो इधर बच्चा, जब बीच वाली जो वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू जब ये औसत होती है, क्या होती है? हमने आपको अभी बताया कि जो बीच वाली वैल्यू है ये औसत ही हो सकती है, यानी इन दोनों चीज़ों का औसत हो सकती है। औसत से अधिक भी हो सकती है, औसत से कम भी हो सकती है। ध्यान सुना मेरी बात, हमने क्या बताया? जो बीच वाली वैल्यू है, यानी जिस पे आप बेचना चाहते हो, यानी ग्राहक जिस पे क्रय करेंगे, ठीक है, तुम बेचना चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए तो क्रय मूल्य हुआ ना। तो जो ग्राहक जिस पे क्रय करेंगे, ठीक है, तो वो जो मान है, वो मान इन दोनों का औसत भी हो सकता है, औसत से अधिक भी हो सकता है और औसत से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों का औसत ही तो है ये। तो जब ये औसत के बराबर है, ये कब कैसा है बच्चा? ये औसत के बराबर, हमेशा ध्यान रखना, बराबर, औसत के बराबर। तो जब ये बीच वाली वैल्यू औसत के बराबर होगी, ध्यान रखना बिल्कुल हमेशा। अगर बीच वाली वैल्यू, देखो ये कहाँ पे काम करेगा? बीच वाली वैल्यू अगर औसत के, इन दोनों के औसत के बराबर है, तो आंख मूंद करके, रूल ऑफ एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। आंख मूंद करके आप बता दोगे कि इन दोनों की मात्रा का अनुपात 1:1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? बिल्कुल, इसको रट लेना दिमाग में। मतलब यहाँ पे फिर चाहे जो घटाने इसमें टाइम लगेगा। जैसे देखो कि बीच वाली वैल्यू इन दोनों का औसत है क्या? हाँ है औसत, तो इन दोनों का अनुपात 1:1 निकल के आएगा बस। अगर बीच वाली वैल्यू दोनों वैल्यूओं का जो दी गई है वैल्यू, एक कम है एक अधिक है, एक कम है, एक सस्ती वाली है एक महंगी वाली है, तो बीच वाली जो वैल्यू है वो दोनों का अगर औसत है तो जो अनुपात निकल के आएगा वो सदैव बराबर होगा। अनुपात कैसा होगा? सदैव बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना, नोट के रूप में पहले, और इसके बाद आगे बताएंगे। नोट के रूप में अपना इसको नोट कर लेना है कि बीच वाली वैल्यू अगर औसत के बराबर, औसत के बराबर हो तो दोनों वस्तुओं की
मात्रा का अनुपात, मात्रा का अनुपात सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है, होता है। अच्छा एक चीज़ देखो, और एक तो बंदे ने ये दिमाग लगा लिया अपना, अब दूसरा और बिजनेस करने के लिए सोच रहा, तो उसने सोचा, लालच थोड़ा जग गया उसके दिमाग मन में। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, 40 रुपये के हिसाब से वो लेकर के आया है उस दुकान से, ठीक है, 20 रुपये के हिसाब से दूसरी दुकान से लाया और मिला दिया, 30 रुपये के हिसाब से वो बेच रहा है। तुमने सोचा कि यार ऐसा किया जाए, ये 30 के हिसाब से बेच रहा हो, हम थोड़ा वो फ़ायदा कमाना चाहते हैं, 40 रुपये की वो लेके आओ एक दुकान से, दूसरी दुकान सस्ता वाला लेके आओ 20 रुपये में। अब मिलाइस तो मिलाने के बाद उसने सोचा क्या कि 30 रुपये में बेच रहे हैं, हम थोड़ा 5 रुपये और मुनाफा कमा लें, 35 में हम बेचें। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो दूसरा जो दुकानदार है, ध्यान समझिए, दूसरा एक दिख रहा है उसमें, दूसरा एक दुकानदार है, महंगी वाली चावल 40 रुपये में पहले मिलता है, सस्ती वाली 20 रुपये में मिलता है, लेकिन इन दोनों को मिला करके जो एक लालची दुकानदार है, जो कि इससे भी ज़्यादा लालची है, उसने सोचा कि लाओ 35 रुपये किलो के हिसाब से बेचें वही मिश्रण जो यूँ बेच रहा है। तो एक हेर तो लाभ का अनुपात यानी मात्रा का अनुपात तुम्हें समझ में आएगा कितना मिलाना पड़ेगा। तो अब यूँ बताओ, अगर जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि यूँ चाह रहा है कि 35 रुपये किलो के हिसाब से बेचें, तो अब यूँ बताओ कि इसको इस व्यक्ति को जो 35 रुपये किलो के हिसाब से बेचना चाह रहा है, इसको मिश्रण जो है किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि महंगे वाला चावल कितना किलो मिलाना पड़ेगा और सस्ता वाला चावल कितने रुपए किलो मिलाना पड़ेगा, तब नियम के हिसाब से वो 35 रुपये किलो बेच सकता है। नहीं बात पल्ले पड़ी? तो अब अगर इसमें तुम नियम लगाओगे, देखो तो इसको घटा करके फिर से इसमें घटाओ, 35 में से 20 गया, कितना बचा? 15। 40 में से 35 गया, कितने बचे? 5। अनुपात काट के देखो, 3:1। अब देखो कहाँ निकल के आओ, अब यूँ निकल के आओ कि अगर कोनो व्यक्ति यूँ चाह रहा हो कि औसत से ज़्यादा दाम पर बेचे, औसत से अधिक दाम पर बेचना अगर चाह रहा है, तो नियम के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से उस आदमी को महंगा वाला चावल ज़्यादा मिलाना पड़ेगा मिश्रण में। यानी महंगा वाला चावल अगर 3 किलो तो सस्ता वाला चावल 1 किलो, तब मिला करके बेचो मिश्रण, तब आपको 35 रुपये किलो के हिसाब से आप बेच सकते हो। तो ये नियम कायदा कानून सही है, तभी टेस्ट जो है इसके बराबर रहेगा, इसके चावल के बराबर। लेकिन अगर वही तुम ये अनुपात में बेच रहे हो और बेच रहे हो 35 रुपये में, तब तो तुम बिल्कुल घपला कर रहे हो। बात समझ पाए? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर नियम के हिसाब से, रूल ऑफ एलिगेशन के हिसाब से, रूल ऑफ एलिगेशन यूँ कहता है आपसे, क्या कहता है कि अगर आप औसत से अधिक मूल्य पर बेचना चाह रहे हो, औसत से अधिक मूल्य पर बेचना चाह रहे हो, तो जो दोनों वस्तुएं हैं उनका अनुपात अलग अलग होगा। और ख़ास बात कि अगर आप औसत से अधिक मूल्य पर बेचना चाह रहे हो, तो जो महंगी वाली वस्तु है उसका अनुपात ज़्यादा होगा, अर्थात महंगी वाली वस्तु अधिक मिलानी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल याद रखने, हमने अभी इससे पहले आपको बताया था पीछे कि बताया था कि जो ये वाला मान होता है, ये औसत से अधिक भी हो सकता है, औसत से कम भी हो सकता है, औसत के बराबर भी हो सकता है। तो जब औसत के बराबर था तो दोनों चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में, सस्ती वाली भी 1 किलो, महंगी वाली भी 1 किलो। लेकिन जब इसी मान को हम औसत से अधिक कर देते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? औसत से अधिक अगर आप बेचना चाहते हो उस वस्तु को, तो आपको जो महंगी वाली चीज़ है उसको ज़्यादा मात्रा में आपको मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी महंगी वाली चावल 3 किलो मिलाओगे तो सस्ती वाली 1 किलो, तब मिश्रण बना करके आप बेचोगे। 35 रुपये में बेच रहे हो ना, मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हो, तो फिर महंगा वाला ज़्यादा मात्रा में आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है औसत वाली, ये जैसे जैसे दूर होगी औसत से, तो जब औसत से दूर होगी तो किसके पास पहुंच रही होगी? महंगी वाली वैल्यू के पास। किसके पास? अब जब महंगी वाली वैल्यू के पास पहुंच रही होगी, तो जब पैसा तुम महंगे वाले के पास पहुंचा रहे हो, तो मात्रा भी तो महंगे वाले के पास ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो ये बात भी आप नोट करके लिख लें, इसमें भी नोट पॉइंट में ये याद रखना है। मतलब इससे सवाल जो है एकदम झटके में लगेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहाँ पर ऐसा कहीं स्थितियाँ आ जाएंगी। ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे कि बीच वाली वैल्यू औसत से अधिक होने पर, अब हम बोल देते हैं बीच वाली वैल्यू औसत से अधिक होने पर, बीच वाली वैल्यू औसत से अधिक होने पर
ठीक है, महंगी वाली वस्तु का अनुपात अधिक होता है। लिख दें क्या? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसमें बीच वाली वैल्यू औसत से अधिक होने पर, ठीक है, महंगी वाली वस्तु का अनुपात अधिक निकल के आता है। ठीक है, अब आगे इधर देख लेते हैं दूसरा। एक आदमी और था, वो दुकानदार, वो सोचिस कि भैया हम इन लोगों की तरह बिजनेस करते हैं। एक ने तो चावल 30 रुपये में बेच दिया, एक ने 35 में बेच दिया। उसने कहा हम क्वालिटी तो रखेंगे ठीक ठाक, लेकिन हम क्या करेंगे 30 वाले से भी सस्ता बेचेंगे। ठीक है, उसने क्या किया, कह रहा कि अब हम बेचेंगे 25 रुपये किलो। कितने रुपये किलो? 25। तो काम वही कर रहा है कि बढ़िया वाला चावल सबसे 40 रुपये किलो रहा है, सबसे बेकार घटिया वाला चावल 20 रुपये किलो रहा है, और जो एक एवरेज आदमी आया उसने कहा कि हम क्या करते हैं 25 रुपये किलो बेचते हैं। तो औसत कितना है? औसत तो 30 है। तो अब इसमें फिर घटाएंगे, तो इसमें घटाएंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। और इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब देखो उल्टा काम हो गया, 5 एकम 5 3 15, उल्टा काम हो गया। क्या काम उल्टा हो गया कि अगर हम बीच वाली वैल्यू को औसत से कम लेते हैं, बीच वाली वैल्यू को औसत से कम लेते हैं, तो अनुपात में सस्ती वाली चीज़ ज़्यादा निकल के आएगी। हो गया कि नहीं उल्टा काम? तो अगर बीच वाली वैल्यू का मान औसत के बराबर है तो अनुपात बराबर बराबर निकल के आएगा, यानी चीज़ें हमें बराबर बराबर मिलानी पड़ेंगी। बीच वाली वैल्यू का मान औसत से अधिक है तो हमें महंगी वाली चीज़ ज़्यादा मिलानी पड़ेगी, यानी महंगी वाली चीज़ का अनुपात ज़्यादा होगा। देखो इसमें ज़्यादा है 3:1। अब बीच वाली वैल्यू का मान अगर औसत से कम है तो सस्ती वाली चीज़ ज़्यादा मिलानी पड़ेगी। देखो 3 किलो यहाँ इसको मिलाना पड़ रहा है, 1 किलो महंगी वाली चीज़ मिलानी पड़ रही है। ठीक है, तो रूल ऑफ एलिगेशन में कुछ ये पॉइंट जो है थ्योरी के रूप में थे, वो हमने आपको आज समझा दिए। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैथ में जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं दी जाती है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो तीनों टाइप आप नोट कर लीजिए और नोट में अपना लिख लेना वो जो हमने आपको समझाया। ठीक है, तो इसको पहले नोट करें, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो देखते हैं बच्चा, हम लोग टाइप 1 देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन लगाएंगे और इसी पर आधारित पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है, एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना, एक सुनार है और उसके पास 2 प्रकार का सोना। आपको मालूम है सोना जो है बिल्कुल शुद्ध वाला जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का बिल्कुल शुद्ध होता है। हालांकि 24 कैरेट का सोना जो है अगर वो बिल्कुल शुद्ध होगा तो उसका आप कोई जेवर वगैरह नहीं बना पाओगे। ठीक है, कहाँ नहीं बना पाओगे, आप जानते हो, साइंस के स्टूडेंट हो। तो एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला, देखो एक 12 कैरेट वाला है, ध्यान सुनिए, एक 12 कैरेट वाला, और दूसरा जो है इन खत्म हो गई क्या इनमें, और दूसरा जो है वो 16 कैरेट वाला है। ठीक है, एक सुनार है उसके पास 2 प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला, एक 16 कैरेट वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 16 कैरेट वाला। अब वह दोनों को किस अनुपात में मिला है, कह रहा है कि वह दोनों को किस अनुपात में मिला है। ठीक है, ताकि वह 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके, ताकि वह 15 कैरेट, देखो कह रहा बीच की मात्रा मिल गई 15 कैरेट। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिला है ताकि वह 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाना है कि 15 कैरेट वाला शुद्धता वाला आभूषण बना सके, तो मतलब इनकी मात्रा का अनुपात निकालना है। तो अनुपात अगर निकालेंगे तो तब निकल आएगा 16 में। ठीक है, 15 गया तो 1 बचा। ठीक, तो यहाँ पे 3 बचा, तो ये अनुपात आ जाएगा 1:3। कितना आ जाएगा? 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में सही है? ए में, ए नंबर ऑप्शन में सही है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ देखो, कह रहा है कि किस अनुपात में मिला है कि जिससे कि जो है आभूषण बना सके। तो मैं बगैर रूल ऑफ एलिगेशन लगा के भी लगा सकते हैं, अभी जो नियम बताया। इन दोनों का अगर एवरेज निकालो कितना हो जाएगा, इनका एवरेज निकालो, 16 और 12 का एवरेज कितना हो जाएगा? 28। तो 28 में 2 का भाग दे देंगे, 14 आ जाएगा। तो एवरेज तो 14 है, लेकिन जो वैल्यू ली गई वो 15 है। वैल्यू कितनी है? 15। तो एवरेज से ज़्यादा है, अगर एवरेज से ज़्यादा है तो इसका वाला मान ज़्यादा आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये इसका मान ज़्यादा हो, फटाक से वही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो पहले ऑप्शन में 1:3, दूसरे में 2:3, तीसरे में 3:2 और चौथे में 3:1। तो ज़्यादा किस में? केवल पहले वाले में।
आंसर कौन हो जाएगा? पहला वाला। नहीं बात पल्ले पड़ी है? और किस में ज़्यादा देखो, अच्छा दूसरे वाले में, हाँ दूसरे वाले में भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना। अब ऑप्शन में एक में इसमें भी, दूसरे वाले में भी दिया 2:3, इसमें भी दिया है, तो उसमें दूसरे वाले में भी ज़्यादा, तब फिर तुम्हारा ये नियम नहीं काम करेगा, तो फिर तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, रियल में निकालने के लिए। अगर ऑप्शन ऐसा दिया हो, एक नज़र में देख लो पहले किस में और ज़्यादा है, तो अगर ऐसे 2 मिल जाए ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से तो फिर नहीं लगेगा। अगर एक मिल गया कि एक में ज़्यादा हो बाकी सब में कम है, तो आराम से बगैर इसको घटाए और किए ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं बात समझ पाए? नहीं तो बाकी ये तो नियम तो आई करे घटाने का, क्या दिक्कत है उसमें, फटाक से घटा लो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है, 16 रुपया प्रति किलो के चावल 22 रुपये प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 19.5 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो 16 रुपये प्रति किलो वाला एक चावल रहा है और एक चावल कितने रुपया रहा है? 22 रुपये प्रति किलो वाला चावल रहा है। इनको पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं कि जो तुम्हारा मिश्रण का मूल्य है वो 19.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो जाए। तो बस वही अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है? मात्रा का अनुपात पूछ रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, घटा करके हम लोग लिख लेंगे इसको। तो 19 में 16 घटाओगे, 19.5 में 16 घटाओगे कितना बचेगा? 2 अरे तो 500 से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें 19.5 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3.5। अब इससे घटाएंगे 22 में से, तो 2.5 इसमें बचेगा, ठीक है। तो काट देंगे, अगर इसके दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 5 5 25 और 5 7 35, अनुपात क्या आ जाएगा? 5:7, जो कि ऑप्शन में किस में सही है? ऑप्शन नंबर ए में सही है। किस में सही है? ऑप्शन नंबर ए में सही है। अब इसमें देखो, क्या वो वाला नियम लग सकता है क्या जो अभी बताया है हमने, बीच वाले वैल्यू वाला? इन दोनों का एवरेज लगा निकालो, 22 और 16 कितने हो गए? 38, और 38/2 19 आ जाएगा। एवरेज कितना आ गया? 19। और यहाँ पे कितना लिया गया? 19.5। तो एवरेज से अधिक लिया गया है। एवरेज से अधिक लिया गया यानी इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो किस ऑप्शन में ज़्यादा है? पहले में केवल ज़्यादा है, न दूसरे में ज़्यादा है, न तीसरे में, न चौथे में। और इस नियम से आपको रूल ऑफ एलिगेशन घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक के नज़र में आप निकाल लोगे, बस एवरेज निकालो। अच्छा किसकी ज़्यादा? इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। देखो किस में ज़्यादा ऑप्शन, एक के बार में निकाल लोगे इसको, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 प्रकार की चाय की कीमत 28 रुपये प्रति 1 किलोग्राम तथा 42 रुपये प्रति 1 किलोग्राम। दोनों प्रकार के चायों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसकी कीमत 32 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ती है। तो दोनों चायों को किस अनुपात, अरे वही सब क्वेश्चन अभी है। तो देखो एक चाय है 28 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी कितनी है? 42 रुपये प्रति किलोग्राम। और दोनों को मिला करके कितने रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना है? 32 रुपये। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन के हिसाब से इनका अंतर निकालेंगे तो मात्रा का अनुपात निकलेगा, इसका अंतर निकालेंगे तो मात्रा का अनुपात निकलेगा। तो 42 में 32 गया, कितना बचेगा? 10। 32 में 28 गया तो कितना बचेगा? 4। तो 10:4 को काट देंगे तो 5:2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में सही है? सी में सही है। ऑप्शन नंबर किस में सही है? सी। अब लेकिन एक चीज़ देखिए, इसमें क्या वो वाला नियम लग सकता है? इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज जितना है वो देखो कम है कि ज़्यादा, जिस हिसाब से है अपना लगा लेंगे, ठीक है। 35 आएगा, अपना देख लेना इसको, है क्लियर। कम है तो जिसमें कम होगा वो ऑप्शन देखो एलिमिनेट होता है क्या, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान सुनेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक, और 65 रुपये प्रति किलोग्राम, 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.2, ठीक है, रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो?
एक चीज़ ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पे कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब चाय जो है वह 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती है। तो जब कोई चीज़ इतने रुपये मिलती है तो क्या मतलब वो उस चीज़ का क्रय मूल्य है कि नहीं। 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है, ठीक, यानी 65 रुपये में मिलती है दूसरी वाली। लेकिन जो ये वाली वैल्यू दी है इसको क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपये में बेचने पर 68.2 रुपया प्रति किलोग्राम के बेचने पर। तो ये बेचने की बात कर रहा है। जब कोई चीज़ बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य थोड़ा होता है, वो कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। तो ये वस्तु का कौन सा है, विक्रय मूल्य। और रूल ऑफ एलिगेशन अभी शुरुआत में ही बताया, हमेशा क्रय मूल्य पर ही लगेगा। किस पे लगेगा, तो ये वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। क्या ये दोनों तो हैं विक्रय मूल्य, बात समझ में आ रही है ना थोड़ी बहुत। ये दोनों तो क्रय मूल्य हैं, लेकिन ये ऊ का क्रय मूल्य बनाओ तब रूल ऑफ एलिगेशन लगाओ। यूँ ना कि डायरेक्ट में लगा दो, इससे गलत हो जाएगा। इसको भी ये क्रय मूल्य नहीं, ये विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो भाई अगर ये विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ आपको जो चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, किसमें, लाभ और हानि चैप्टर है, और छूट वाला जो चैप्टर है वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ पर आपको चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। तो आप बस क्या याद रखेंगे, मोटा मोटा देखिए, कह रहा है कि देखिए इधर ध्यान से, कोई भी वस्तु का एक होता है सीपी, क्रय मूल्य को हम सीपी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सीपी से, कॉस्ट प्राइस। ध्यान सुनेंगे आप मेरी बात। दूसरा, विक्रय मूल्य को हम एसपी से दिखाएंगे। क्या से दिखाएंगे, एसपी, सेलिंग प्राइस। किससे दिखाएंगे, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब भी लाभ होगा, मान लो तुम कोई चीज़ खरीद के लाए 50 रुपये की, और तुम दुकानदार हो, अब उसको बेचोगे तो क्या तुम 50 रुपये में बेच दोगे क्या, भैया दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, लाभ चाहिए ना। तो जो 50 रुपये की चीज़ है उस चीज़ पर कुछ ना कुछ बढ़ा के बेचोगे। कहो 50 रुपये की चीज़ तुम 60 की बेचो, कुछ और जो ठगू आदमी होते हैं वो 70 की बेचेंगे, कुछ और उससे बड़े वाले हैं वो 80 की बेचेंगे। तो मतलब लाभ का जो मार्जिन है वो उसी बेसिक प्राइस पे ही तो हो रहा है, यानी 50 रुपये लगाए हो जो कास्ट प्राइस है, और उस पर ही लाभ कमाओगे आप। बात पल्ले पड़ रही है ना। तो मान लो अगर कोई चीज़ 50 रुपये की है और तुम वो बेच रहे हो कितने रुपये की, मान लो 100 रुपये की बेच रहे हो, 50 रुपये खरीद के लाए हो, लगाई तुम 50 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट करो, और 100 रुपये की बेच रहे हो, सीधा सीधा फायदा कितने का हुआ, 50 का। ध्यान सुनिए मेरी बात, सीधा सीधा फायदा कितना हुआ, 50 का। तो मतलब अगर हम तुमसे कह दें भैया यूँ बताओ कितने % फायदा बा, कितने प्रतिशत फायदा बा। तो जब भी आप प्रतिशत फायदा निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जो जो सीपी है वो नीचे आएगा, क्योंकि तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है। जब आप हाई स्कूल या इंटर के मार्क निकालते हैं ना, तो टोटल तुलना वाला मार्क नीचे रखा जाता है कि नहीं, 600 में कितने आए, 500 में कितने आए, ऐसे करते हो ना। वही से तुलना किससे कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस से। तो सीपी हमेशा नीचे आती है, ऊपर क्या आएगा, कितने का फायदा हुआ, ऊपर क्या आएगा, फायदा कितने का हुआ, यानी लाभ कितने का हुआ, तो 50 का, यानी लाभ ऊपर लिखना, ऊपर क्या लिखना, लाभ, ठीक है। और तुम्हें लाभ प्रतिशत हम पूछें तो लाभ ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, सीपी। कब हूँ एसपी ना लिखो, वो जब कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ तब तुम्हें नीचे एसपी लिखना होता, नहीं तो नीचे सीपी रहता। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, तो जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो। तो बस अब अगर इसका लाभ निकालना चाहोगे, ध्यान से देखेंगे इधर, लाभ निकालना चाहेंगे तो लाभ था 50 का, ठीक है, और 50 रुपये तुमने लगाया था, गुणा 100 करोगे, 50 कट गया, कितने % का लाभ, 100% का लाभ हीरो। मतलब जितने लगाए उतने कमा रहे हो, तो 100% लाभ हीरो, कितना बढ़िया काम। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी काम करना है। एक चीज़ और आपको बता दें, इतना ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आए सीपी और एसपी की। अब यही काम हमें यहाँ पे करना है। देखो हमें दिया क्या गया है, एसपी दिया गया है, क्या दिया गया है, एसपी, और हमें निकालना क्या, एसपी दी गई है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया गया है, और लाभ % दिया गया है, क्या दिया गया है, लाभ %। तो विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ का % दिया गया है, लाभ नहीं दिया गया। और तुम्हें निकालना क्या है, सीपी, क्रय मूल्य। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये बेसिक तरीके से हम आपको आगे बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप बस थोड़ा देर के लिए देख लीजिए। हमें दिया क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है, एसपी। एसपी कितना है, 68.2, ये एसपी है। एसपी कितना है, 68.2। और लाभ कितना हुआ, देखो लाभ कितने % का हुआ, 10% का।
तो CP कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा CP, ये हमें निकालना है। ध्यान से सुने कैसे करेंगे, जितने % का लाभ हो, हालांकि कैसे क्या होता है वो हम आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि जितने % का लाभ हो उसको ऐसे तोड़ते हैं। देखो 100 10/100 ऐसे तो लिखेंगे 10% को, 10% कैसे नहीं लिखेंगे, अरे भैया % रहा हो तो बटे 100 आ जाते, एक का काटो तो 1/10, 1/10, 1/10 आएगा। और लाभ हीरो का हीरो लाभ, जब लाभ होगा ना तो इस 10 को 1 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 11, तो 11/10। और जो यू मान आया इसको हम कहते हैं होल वैल्यू। क्या कहते हैं, होल वैल्यू। क्या कहते हैं, होल वैल्यू। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी बस इतना याद रखिए। अगर लाभ हो रहा है तो नीचे वाले में 1 को जोड़ दो और ऊपर लिख दो, अगर हानि हो रहा है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दो और ऊपर लिख दो, ठीक है। तो ये है होल वैल्यू। क्या है ये होल वैल्यू? कैसे निकलेगी? अगर मैं कह दिया 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि, तो 10% का मतलब 10/100, 1/10, 1/10, तो 10 में से 1 घटाएंगे, 9/10। होल वैल्यू कितनी आएगी, 9/10। आ रही बात समझ में कि नहीं? इसकी होल वैल्यू अगर हानि हो रही होती कितनी आ जाती, लाभ हो रहा है तो 11/10। अब क्या करना है कि तो होल वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे उससे, ये क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये सब आगे आपको बताएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी बस केवल यहाँ पे जरूरत पड़ गई है तो उस हिसाब से हम बता दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, जो होल वैल्यू निकल आए तो हमें क्या दिया बच्चा, हमें दिया SP यानी बाद वाला मूल्य, विक्रय मूल्य दिया। अब विक्रय मूल्य से तुम निकालना चाह रहे हो उल्टा, कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। अच्छा एक चीज बताओ, विक्रय मूल्य दिया होता और विक्रय मूल्य निकालना होता, लाभ दिया होता तो बड़ी आसानी से निकल जाता। जैसे हमने कही कोई चीज़ हम 100 रुपये खरीद के लाए, मतलब खरीदी कितने की, 100 की, और हम 10% लाभ पर बेचना चाह रहे हैं। कितने % लाभ पर बेचना चाह रहे हैं, कितने रुपए बेचन, तो 10 रुपये ज़्यादा भाई, 100 का 10% 10, तो 10 रुपये ज़्यादा यानी 110 की बेचते, सीधा सीधा निकल आएगा। लेकिन उल्टा अगर काम हुआ, ये चीज़ की कोनो चीज़ हम 90 रुपये लाए तो हम 10%, कोनो चीज़ हम 90 रुपये बेची, यूँ कहो 90 रुपये बेची और 10% लाभ कमाई ऊपर। अब यूँ बताओ कितने रुपए खरीदी हुई बे, अब निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, अब निकालना थोड़ा उल्टा काम पड़ रहा है ना। तो बस अभी आप दिमाग में बस इतना बैठा लीजिए कि आप बस होल वैल्यू निकालो, जो लाभ % होता है उससे क्या निकालो, होल वैल्यू कैसे निकलेगी, ऊपर जोड़ के, अगर % निकालो तो हर का अंश में जोड़ दो, ऊपर लिख दो और हर का सेम लिखा दो। अगर हानि आ रही है तो घटा दो और हर का सेम लिखा दो, ठीक है। तो हमने क्या बताया, अब ये बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं, देखो जब SP दी गई, SP और CP निकालना है, SP दी गई है, CP निकालना है, तो तुम उल्टा काम कर रहे हो ना। क्या काम कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। तो उल्टा अगर काम कर रहे हो तो माँ होल वैल्यू से उल्टा गुणा कर दो। देखो देखो इधर ध्यान से, बस इतना ध्यान रखो, 68.5 है, ये क्या है, SP, और हम निकालना चाह रहे हैं CP, उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो होल वैल्यू से इसमें होल वैल्यू कैसे निकलती है बता चुके ना। होल वैल्यू से क्या कर दो, उल्टा गुणा। तो होल वैल्यू है 11/10 और तुम गुणा कर दो 10/11 के, किसकी गुणा कर दो, अच्छा 68.2 है, ठीक है, क्लियर। तो बस उल्टा गुणा का, एक उल्टा गुणा कराई होल वैल्यू का, तो बस दशमलव हटाओ, एक शून्य बढ़ाओ, एक शून्य से शून्य कट गया। अब 11 से काट देंगे, 11 छके 66, 11 दूनी 22, तो CP कितने निकल के आ गई, 62। CP यानी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 62। ये सब डिटेल में हम आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे लाभ और हानि तब बताएंगे। अभी बस आप मोटा मोटा, क्योंकि वहाँ जरूरत पड़ गई हमें, इसलिए आप इसको एक कोने में कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो बस हमारा CP निकल के आ गया ना 62, तो बस इसकी 68 की जरूरत है ही नहीं हमें यहाँ पर रखने की। क्या 68 की जरूरत है, क्या हमें कॉस्ट प्राइस रखना था यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 62, इसको इससे घटा देंगे, इसको इसके घटा देंगे, अनुपात निकल आएगा बस। तो 65 में 62 का कितना बचा, 3:2, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सही है, A में सही है। तो ये क्वेश्चन लगा लें आप। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5वां क्वेश्चन आप जरूर लगाएं और इसके बाद हम कल बताएंगे, ठीक है।